नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवेश। आपने बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स तकनीक, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और बोसान पार्टिकल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये सभी नाम विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखे गए थे। विज्ञान की दुनिया में सत्येंद्र नाथ बोस का एक अलग ही मुकाम है। सत्येंद्र नाथ बोस का थ्योरेटिकल फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का विशेष योगदान रहा है। इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1954 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। इसके बाद साल 1958 में बोस फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी भी बने। एक जनवरी 1894 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे सत्येंद्र नाथ बोस के पिता सुरेंद्र नाथ बोस पूर्वी भारतीय रेलवे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिपार्टमेंट में एक अकाउंटेंट थे। उस समय के अन्य युवाओं की तरह बोस पर भी स्वतंत्रता संग्राम का काफ़ी प्रभाव पड़ा। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का फैसला लिया तो उस समय बोस मात्र 11 वर्ष के थे। कोलकाता के हिंदू स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने विज्ञान में ग्रेजुएशन की और फिर 1915 में उन्होंने मिक्स्ड मैथमेटिक्स में एमएससी पूरी की। दोनों ही बार वे अपनी कक्षा में अव्वल रहे। अपनी मास्टर्स की डिग्री के बाद वे उसी समय बनी कोलकाता की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस में एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में काम करने लगे। यहाँ पर उन्होंने अन्य विषयों के साथ साथ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी अध्ययन किया। मॉडर्न फिजिक्स के विकास का ये खास समय था क्योंकि पश्चिमी शिक्षा का क्वांटम फिजिक्स से परिचय हो चुका था और इससे जुड़े कई परिणाम सिद्ध भी हो रहे थे। बोस रिसर्च स्कॉलर्स और लेक्चरर के रूप में कई वैज्ञानिकों जैसे मेघनाथ साहा, एन.आर. धार और पी.सी. महालनोबिस के साथ काम कर रहे थे। ये समय वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, जिसके चलते भारतीय पुस्तकालयों में विज्ञान की आधुनिक पुस्तकें नहीं पहुंच पा रही थी। फिजिक्स के शोध कार्यों पर ज़्यादातर पेपर या तो फ्रेंच में या फिर जर्मन में लिखे गए थे। इस परेशानी को दूर करने के लिए बोस और साहा ने इन भाषाओं को खुद ही सीखने का जिम्मा उठाया। साल 1920 में साहा और बोस दोनों ने मिलकर द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी नामक एक किताब प्रकाशित की। जर्मन और फ्रेंच में प्रकाशित आइंस्टीन के कार्यों का ये पहला अंग्रेजी अनुवाद था। इसके अगले साल बोस ने ढाका के फिजिकल डिपार्टमेंट को एक रीडर के तौर पर ज्वाइन किया, जहां उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर काम किया जो कि आगे चलकर विज्ञान के लिए काफ़ी अहम साबित हुआ। उन्होंने जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लांक के क्वांटम रेडिएशन लॉ का नतीजा क्लासिकल फिजिक्स में कोई मदद लिए बिना ही निकाल दिया। जून 1924 को बोस ने आइंस्टाइन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपने बिल्कुल नए डेरिवेट को भेजा। बोस ने अपने पत्र में लिखा था, वैसे तो आपके लिए मैं एक अजनबी हूँ, फिर भी मुझे ये अनुरोध करने में कोई हिचक नहीं हो रही है क्योंकि हम सब आपके ही शिष्य हैं। हालांकि हम आपकी शिक्षा का लाभ सिर्फ अपने लिखित कामों से ही उठा पाते हैं। मुझे नहीं पता कि अगर आपको याद है कि कलकत्ता से किसी ने आपके रिलेटिविटी संबंधित कार्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने की अनुमति मांगी थी। आपने उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। वो पुस्तक अब प्रकाशित हो चुकी है। मैंने ही आपकी जनरलाइज रिलेटिविटी के पेपर को अनुवादित किया था। आइंस्टीन ने बोस के कार्य को जर्मन भाषा में अनुवाद करके न सिर्फ प्रकाशित किया बल्कि इसके अंत में एक खास नोट भी लिखा। उन्होंने लिखा था, प्लांक के फॉर्मूला पर बोस का डेरिवेशन मेरे हिसाब से विज्ञान में आगे की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पर प्रयोग की गई प्रक्रिया आइडियल गैस के क्वांटम थ्योरी को भी दर्शाती है और इसे मैं आगे कहीं और भी सिद्ध करूंगा। उन्होंने बोस से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क भी किया और उनके कार्य की सराहना करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण योगदान माना था। बोस ने प्लांक्स लॉ की जो डेरिवेशन दी थी उसी से बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स आई और ये क्वांटम मैकेनिक का एक अहम हिस्सा है। आइंस्टीन के खत ने बोस के लिए यूरोप के दरवाजे खोल दिए और फिर बर्लिन में उनकी मुलाकात आइंस्टीन से हुई।
साथ ही उन्हें पॉल लंगविन व मैडम क्यूरी में भी मिलने का मौका मिला। उन्हें फ्रांस की लेबोरेटरी ऑफ म्यूरिक दे ब्रोगली में काम करने का अवसर भी मिला और यहाँ उन्होंने एक्सरे, स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रिस्टलोग्राफी के बारे में भी जाना। 1926 तक बोस भारत वापस आ गए और डॉक्टरेट की डिग्री न होने पर भी उन्हें अगले साल आइंस्टीन की पैरवी पर ढाका विश्वविद्यालय में फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। ढाका विश्वविद्यालय में बोस का योगदान बढ़ता रहा और उन्होंने D2 स्टैटिस्टिक, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स इन द आयरोस्फीयर, ऑन ऑरेंज ग्रुप, ऑन एन इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम आदि विषयों पर लिखा। साल 1945 तक भारत के बंटवारे का अनुमान लगने लगा था और तब बोस वापस कलकत्ता विश्वविद्यालय चले आए। यहाँ पर अपने जीवन के अंत तक पढ़ाते रहे। फिजिक्स में महारत रखने वाले बोस कई भाषाएं जानते थे और ये उनकी ही सोच थी कि स्कूलों में बंगाली भाषा में शिक्षा दी जाए। उनका मानना था कि बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में वो जापान से काफ़ी प्रेरित थे। वहाँ उन्होंने देखा था कि किस तरह शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कठिन से कठिन विज्ञान के विषयों को भी जापानी भाषा में समझाते हैं। उन्होंने कई वैज्ञानिक कार्यों को बंगाली भाषा में अनुवादित भी किया। साथ ही विज्ञान को क्षेत्रीय भाषा में बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक समिति बंगिया विज्ञान परिषद की स्थापना भी की। फिजिक्स में अपने योगदान के लिए बोस कई बार नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित तो हुए, पर एक बार भी उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिल पाया। हालांकि इस बात से उन्हें कभी निराशा नहीं हुआ। उनका मानना था कि मुझे वो पहचान मिल चुकी है जिसका मैं हकदार हूँ। शायद वे जानते थे कि उनके कार्य भविष्य में भी विज्ञान के कई सिद्धांतों को नींव बनने वाले हैं। जैसे कि प्रसिद्ध बोसान पार्टिकल का नाम उनके नाम पर इसलिए नहीं है कि उन्होंने इसकी खोज की है, बल्कि ये नाम वैज्ञानिक पॉल डिरक ने दिया है। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स में बोस के योगदान को सम्मान देने के लिए ये नाम रखा गया। आज ही के दिन 4 फरवरी 1974 को इस महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस का निधन हो गया था, पर विज्ञान के क्षेत्र में किए गए उनके कार्य आने वाले समय में भी विज्ञान के छात्रों और भावी वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। अभी के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।